नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग लास्ट मध्यकालीन इतिहास में जो तुगलक वंश चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक पर चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के लगभग 2 वीडियो होंगे और एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि तुगलक वंश की लगभग खत्म होने के साथ साथ अब हम लोग जो बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, दिल्ली सल्तनत के लगभग लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, क्योंकि उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश कुछ खास नहीं है, उनको हम लोग जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे। कुल मिला के 3 से 4 वीडियोस में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के किस तरह सिंहासन पर बैठता है और क्या जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन को छोड़ के जाते हैं उसके बाद जितनी स्थितियां खराब होती हैं, रेवेन्यू की, एडमिनिस्ट्रेशन की और जितने प्रशासनिक व्यवस्था, जितने सब कुछ खराब पड़ा होता है, जनता में असंतोष होता है, उलेमा अमीर सब असंतोष से जब निराशा में होते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, इस स्थिति में फिरोज शाह तुगलक सिंहासन में बैठते हैं और धीरे धीरे किस पूरी स्थिति को समेट कर एक कहा जाए बहुत तो अच्छे नहीं लेकिन एक अच्छी कंडीशन में अपने राज्य को पहुंचा देते हैं। उनकी कुछ पॉलिसी को लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ कमियां बताते हैं, लेकिन हाँ तात्कालिक तौर पे अगर तात्कालिक रूप से आपको रिजल्ट देखना हो तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी पॉलिसी काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुई। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करें हम लोग। आज की वीडियो हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे उसके क्या कौन से उसने कार्य किए थे, उसकी इंटरनल पॉलिसी क्या थी, रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, उन्होंने कैसे जनता के हित में कौन कौन से कार्य किए, उनकी सेना में उन्होंने क्या क्या संशोधन किए, सेना दुर्बल हो गई या और पावरफुल, उस पर चर्चा करेंगे। उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल पॉलिसी पे नहीं जाएंगे, जैसे सैन्य अभियान और जो विद्रोह होते इन पर चर्चा नहीं करेंगे, उनका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए विद्यार्थी, जो नए दर्शक हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय प्राचीन इतिहास मैंने कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। और शुरू करने से पहले एक बात और बता दूँगा, थोड़ा सा वीडियो इरेगुलर हो गए हैं, जिसका मैंने बताया था कि थोड़े से हमारे देश इस समय देश में एक महामारी फैली हुई, उसके कारण थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, मेरी भी ड्यूटी लगा करती है, तो उसके कारण मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जिन मुझे टाइम मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें कवर हो जाए। जैसे आज का वीडियो हो सकता है लगभग 5 से 6 स्लाइड में जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 30 मिनट्स के आसपास हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा मैं डिस्क्रिप्टिव बेस पर लेके चलूँगा आज का वीडियो। पूरा मैंने मेडिवल हिस्ट्री भी मैंने डिस्क्रिप्टिव बेस पे लेके चलिए, हर पॉलिसीज़ के मैंने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, हर राजा के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वैल्यूएशन करने की कोशिश की है कि आप एक वन वर्ड टाइप का ना पढ़ें, एक कॉन्सेप्ट बन जाए किस शासक के बारे में कौन कौन सी पॉलिसी अच्छी थी, कौन सी खराब थी, इन सब के बारे में प्रिजम्पशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक मैं सफल भी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो शुरू करने से पहले जो एक नया ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो लास्ट वीडियो मैंने आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो उसका आंसर मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ कि कमेंट सेक्शन में मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने काफ़ी हद तक सब कुछ बता दिया उसको आंसर में। तो आपातकाल के बारे में उस कमेंट को आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद भी यदि कोई शंका बचती है तो आप मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देख लीजिए, उस पर मैंने और डिटेल में समझाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सिर्फ आर्टिकल 365 को छोड़ के मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया, तो आप उसको देखिए। उसके बाद यदि कुछ ना समझ आए तो एक पॉइंट है आर्टिकल 365, उसके बारे में आप मेरे वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में, आज के सेक्शन वीडियो में हम लोग करंट से रिलेटेड एक टॉपिक उठाएंगे और जल्द ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पर भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँगा मैं। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है वो 2 करंट का क्वेश्चन है, आई थिंक मई या जून के आसपास का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन रिसेंटली करंट का मैंने पढ़ा हुआ था। 2 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है। गूगल ना करिएगा, गूगल करने से तो सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन गूगल करने से अपेक्षा आप उस क्वेश्चन को ढूंढें करंट में, तो मुझे लगता है कि उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ओके, पहला वर्ड है जर्मी क्लीन, GERMIKLEAN, क्लीन किस पर याद रहे, KLEAN मैं बोल रहा हूँ, जर्मी क्लीन, ये क्या है। दूसरा अर्पित, अर्पित का फुल फॉर्म बताइए और ये है क्या, रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। तो जर्मी क्लीन और अर्पित, इसके बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या है।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज थी, पॉलिसीज काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको वो लागू सही तरीके से नहीं कर पाए, जिसके कारण उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए और उस पर नियंत्रण भी सही से नहीं कर पाए। जनता में संतोष आ चुका था, उलेमाओं को सुन नहीं रहे थे, हस्तक्षेप नहीं करने दे रहे थे, जनता में असंतोष था, उलेमा समर्थन नहीं कर रहे थे, अमीर समर्थन नहीं कर रहे थे, खजाना खाली हो चुका था, कुल मिला के सारी स्थितियाँ बिगड़ चुकी थी। इस स्थिति में सारे विद्रोह हो रहे थे, एक राजधानी परिवर्तन का जो उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाई, एक योजना बनाई राजधानी परिवर्तन की, देवगिरी अपनी राजधानी ले गए, उससे एक उनके राज्य का पतन स्टार्ट हो गया, विद्रोह हुआ, उसको संभाल नहीं सके और धीरे धीरे सिंध में गुजरात विजय के बाद जो सब सिंध गए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठते हैं और फिरोज शाह तुगलक, इंग्लिश में लिख किया, फिरोज शाह तुगलक 1351 to 88 के आसपास का टाइम पीरियड रहा है इनका, है ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इनका थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोशिश करूंगा, जो अभी तक मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बेस पे चल रहा था, पॉइंट उठा के उसको एलोबरेट करने लगता था। जिन बच्चों ने नोट्स बना उनके लिए सो फार सो गुड है, लेकिन अगर यदि कोई नोट्स नहीं बना रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगेगा। तो मैं आज एक थोड़ा सा वो काज बोल रहे थे ब्लूप्रिंट या पहले से ऑब्जेक्टिव से डिटरमाइन कर दूंगा कि अब क्या आएगा, इस पॉइंट में क्या क्या आएगा, उस पर पढ़ाने और आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कफरुद्दीन फिरो, कफरुद्दीन या कमलुद्दीन फिरो, ऐसे कुछ नाम था इसका, कफरुद्दीन फिरो या कमलुद्दीन फिरो, ठीक है। मूल नाम था कफरुद्दीन या कमलुद्दीन फिरो। फिरो, ठीक है, ये मूल नाम था। मूल नाम से ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। अब देखिए इनकी कुछ अलग उपाधियां थी, या दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत युग का अकबर कहा गया। सल्तनत युग का अकबर, ये क्वेश्चन अब जो पूछे, सल्तनत युग का अकबर, ये किसने कहा था इनको? हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने कहा था। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने इनको कहा था, फिरोज शाह तुगलक को। फिर खलीफा का नायब मतलब प्रतिनिधि, इसने स्वयं को कहा था, अपनी उपाधि दी थी। और क्या कहा था? राज्य का अपहरणकर्ता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, राज्य का अपहरणकर्ता किसको कहा गया था? सर वुल्जले हेग ने कहा। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे क्यों कहा था और कहाँ तक इनका सेंटेंस सही है। इतिहासकारों ने इस बात को नकार दिया है। और क्या इनकी पर और देख लो, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान और पहला सच्चा मुसलमान, इसे बताया। दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान और पहला सच्चा मुसलमान बर्नी ने कहा। जियाउद्दीन बर्नी ने, लगभग 17 साल तक इसके टाइम पीरियड में जियाउद्दीन बर्नी रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। और जो मैंने जो नाम थे उनके हम चर्चा किया। अब देखिए प्रारंभिक जीवन। असल में ये फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, ठीक। जैसे देखिए यहाँ गयासुद्दीन था, पहले तो गयासुद्दीन था ना, गयासुद्दीन था, तो गयासुद्दीन का एक भाई, ये कहा जाए भाई था रज्जब, उसका पुत्र था ये फिरोज, ठीक है, उसका पुत्र रज्जब। अब यहाँ पे गयासुद्दीन के साथ मोहम्मद बिन तुगलक आ गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके साथ ये पला बढ़ा, क्योंकि रज्जब की शुरुआत में ही मृत्यु हो जाती है, तो इसी के साथ ये पला बढ़ा। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक का पालन पोषण करवाया, उसको शिक्षा दीक्षा सब कुछ दी, अपने राज्यकाल अपने जीवन काल में इसको बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं ये किसी भी शिक्षा में निपुणता नहीं प्राप्त कर सका। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा शासक अपनी किसी भी शिक्षा में निपुणता नहीं प्राप्त कर सका, कोई किसी में परफेक्ट नहीं हो पाया, तो फिरोज शाह तुगलक था।
इतिहासकार लिखते हैं कि ये किसी भी शिक्षा में परिपूर्ण नहीं हो पाया, निपुणता नहीं प्राप्त कर पाया। अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को फिरोज शाह तुगलक से थोड़ा सा कहा जाए अपने कजिन था, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम था और इसे आमिर हाजिब का पद भी दे रखा था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए गया था, तब फिरोज शाह तुगलक ने शासन की बागडोर संभाली थी और काफ़ी विश्वसनीयता से और काफ़ी कहा जाए स्किलफुल नेचर था, परफेक्टली उसने डील किया था शासन की बागडोर को। इससे मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी खुश भी हुआ था और क्योंकि इसने राज हड़पने की कोशिश भी नहीं की थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक का थोड़ा सा विश्वसनीय क्रेडिबल इंसान बन चुका था फिरोज शाह तुगलक। इसी के आधार पर बर्नी के अकॉर्डिंग देखिए, पॉइंट नोट करिएगा, या ये पॉइंट इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब बर्नी के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी लिखित तौर पे नहीं, लेकिन इस बात पर सहमति दी थी कि फिरोज शाह तुगलक ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी ऐसा बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर सहमति दे दी थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, जब मार्च 31 के आसपास, और आगे आते हैं, मार्च 31 के आसपास की बात है, 31 सिंध विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो अचानक से विद्रोह फूट पड़ता है, क्योंकि पूरे उसके शासनकाल में असंतोष ही फैला हुआ होता है, तो विद्रोह हो जाता अचानक। और उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी था कि दिल्ली की सत्ता पर, सिंहासन पर कोई ना कोई विराजमान हो। तो सभी उलेमाओं और सेना के एक बड़े दल ने फिरोज शाह तुगलक का समर्थन किया और फिरोज शाह तुगलक का औपचारिक राज्याभिषेक कर दिया। औपचारिक राज्याभिषेक करे, फॉर्मल तौर पे इसको सिंहासन पर बैठा दिया। अब यहाँ पर एक विरोध भी आता है कि कुछ लोग, कुछ छोटा, मैंने क्यों कहा, सेना का एक बड़ा दल एक समर्थन कर रहा था फिरोज, लेकिन एक छोटा सा दल उसके भांजे को भी बैठाना चाहता था, लेकिन उसको बात दबा दी गई। अब क्योंकि समर्थन से प्राप्त है, अब देखिए दो बातें आ रही हैं, समर्थन भी से प्राप्त है, सपोर्ट भी प्राप्त है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भी इसको कहा है, ठीक, इस पॉइंट को, तीन बातें आ रही। और आगे देखते हैं। अब देखिए फिरोज का फॉर्मल तौर पर राज्याभिषेक हो गया है। अब ये दिल्ली की ओर जाता है, लेकिन दिल्ली में एक लफड़ा हो चुका होता है। दिल्ली में फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर होता है, इसे बोलते हैं ख्वाजा जहां, कि शायद उसका नाम ख्वाजा जहां ऐसे कुछ नाम होता है, ख्वाजा जहां वजीर होता है। यह एक लड़के को या एक अवयस्क लड़के को बैठाल देता है, कहता है ये कथित तौर पे, कथित पुत्र बता के, ये जो लड़का है वह मोहम्मद बिन सुल्तान का पुत्र है, इस हिसाब पर उसको भी सिंहासन मिलना चाहिए और उसको गद्दी पर बैठा लेता है। सपोज करिए वो एक्स है, गद्दी पर बैठा लेता है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आता है तो ये ख्वाजा जहाँ देखता है कि अमीरों का भी समर्थन इसके पास है, उलेमाओं का भी समर्थन इसके प्राप्त है ना, और सेना का बड़ा संगठन भी इसके साथ है, तीनों लोग जागते हैं और हम अकेले कर क्या लेंगे। तो इसने क्या किया, ठीक है, इसने भी समर्पण सरेंडर कर दिया, ख्वाजा जहां ने इनके आगे सरेंडर कर दिया और कहा ठीक है फिरोज को सत्ता दे दो, ठीक, आप समर्पण कर दिया और फिरोज सत्ता दे। लेकिन फिरोज ने भी, ऐसा कुछ राइटर्स लिखते हैं कि फिरोज ने तात्कालिक रूप से ख्वाजा जहां को माफ़ करके, क्योंकि उसने काफ़ी कार्य भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो उसने माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब वो आज़ाद हो गया तो फिरोज शाह तुगलक के समर्थकों ने उसका हत्या कर दी थी, उसका चैप्टर क्लोज हो गया, ख्वाजा जहां का यहाँ बात खत्म होगी। अब स्थिति यहाँ एक आती है कि राज्य का अपहरण करता, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सर वुल्जले हेग लिखते हैं, सर वुल्जले हेग लिखते हैं, सर वुल्जले हेग ने कहा है उसे राज्य का अपहरण करता। क्यों कहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पुत्र बैठा था गद्दी पे, ये कथित या कल्पित पुत्र नहीं था, ये औरस पुत्र था, मतलब रियल सन था मोहम्मद बिन तुगलक का। उन्होंने कहा अच्छा जो रियल सन था मोहम्मद बिन तुगलक का,
ये जो पुत्र बैठा, इसका नाम मेंशन नहीं किया गया, तो भाई मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम मेंशन नहीं किया कहीं पर। तो जो इस लड़के को बैठाला कहते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक का रियल पुत्र है और कायदे नियम के अकॉर्डिंग इसको सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इससे इसकी सत्ता छीन ली थी। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को बुलजले हेग ने राज्य का अपहरणकर्ता कहा है। ठीक है, बुलजले ने अपना मत रख दिया। लेकिन अन्य जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार कहते नहीं, उन्होंने अपने मत कैसे कहे कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र था। पहली बात तो है कि प्रूफ नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र था, तो बात ही नहीं सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध करेंगे कि वो पुत्र जो लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। दूसरी बात, चलो एक बार हमने मान लिया, इफ मान लिया कि वो पुत्र था, फिर भी उसको फिरोज शाह तुगलक को अपहरणकर्ता कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? पहली बात उन्होंने कहा इस्लाम के अकॉर्डिंग, मैंने शुरुआत में अलाउद्दीन जब स्टार्ट हो रहा था शुरुआत में कहा था कि दिल्ली सल्तनत पे अधिकार उसी का होगा जिसके पास पावर होगी। ठीक, तो यही सिद्धांत थ्रू आउट चलता रहेगा। तो यहाँ पर इतिहास का इसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस्लाम वंशवाद की वह वंशागत अधिकार का विषय नहीं है, वंशागत अधिकार का विषय नहीं है। मतलब वंश के आधार पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पिताजी ये थे तो मैं ही राजा, मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूँ, ऐसा क्लेम नहीं करते। इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो जरूरी नहीं कि इसी का अधिकार हो, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के पास भी पावर थी। पावर किसके पास थी? फिरोज शाह तुगलक के पास। दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक इलेक्ट हुआ था, क्योंकि देखिए सबका अमीरों का, उलेमाओं का, सेना का, जनता का सबका समर्थन प्राप्त था। उसने किसी को मार के, मोहम्मद बिन तुगलक को मार के नहीं उसने सत्ता हथियाई थी, उस सब ने उसको समर्थन दिया था, इसलिए वो राजा बना था। इसलिए पहला और थर्ड रीज़न बता के कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद सहमति दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद सहमति दी थी। अगर उसका ये पुत्र होता तो उसको ना बनाता। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद सहमति दी थी, इस प्रकार से 3 कारण पर्याप्त हैं फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान मानने के लिए। और ये बात पूरी तरह से गलत होती है, दोनों बातें गलत होती है। पहला तो राज्य का अपहरण करता भी उसे नहीं कह सकते, और यह भी नहीं कह सकते कि उसका जो सिंहासन बैठा वो नियम विरुद्ध था, नियम विरुद्ध भी नहीं था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ गलत होती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इस आधार पर लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि इससे ये तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लें क्या मोहम्मद बिन तुगलक क्या पागल शासक था, इसके बारे में बताएं, अपने विचार रखिए। इसी तरह क्या फिरोज शाह तुगलक अपहरण करता था, राज्य का अपहरण करता था, इसके बारे में हमको डिटेल तो पता होनी चाहिए ना। तो इसके बारे में सर बुलजले हेग ने कहा, लेकिन अन्य इतिहासकार इस बात को डिनाई कर रहे हैं। 3 फैक्ट्स भी दिए हैं। इस आधार पर जो निष्कर्ष के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे हम लोग पहुंच रहे हैं, वो एक पॉइंट ये होता है कि फिरोज शाह तुगलक राज्य का अपहरण करता नहीं कहा जा सकता, और ना ही उसका राज्याभिषेक नियम विरुद्ध था। अब जब देखिए दिल्ली में जब बन जाता है ना यहाँ पे सुल्तान, जब ये सुल्तान यहाँ बन जाता है तो इसका फिर से एक बार राज्याभिषेक होता है। तो एक ऐसा शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वो फिरोज शाह तुगलक, सेकंड टाइम इसका राज्याभिषेक होता है यहाँ पर। और इस दिन 21 दिनों का उत्सव भी मनाया जाता है, खुशी में 21 दिनों का उत्सव भी मनाया जाता है। ओके, तो अब ये देखिए गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। अब इसके बाद देखिए समस्याओं का अंबार आता है, कौन कौन समस्याएं आती हैं और उसका किस प्रकार से वो निदान करता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए चलते हैं आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके किस प्रकार उसने सत्ता पे सिंहासन में बैठता है उसके बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग उसकी थोड़ी सी इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो देखिए जब वो शासन में सत्ता में बैठता तो उसके सामने कई प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? देखिए उलेमा अमीर का समर्थन इसके प्राप्त था, लेकिन असंतुष्ट थे क्योंकि उनके अब इंटरफेरेंस को मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रोहिबिटेड कर रखा था। दूसरी बात, जनता असंतोष में थी क्योंकि जनता में असंतोष के साथ गुस्सा भी था। ठीक, प्रशासनिक तंत्र पूरा फेल हो चुका था क्योंकि वो राजधानी परिवर्तन के कारण सब कुछ खत्म हो चुका था।
स्थिरता खत्म हो। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ था कि आर्थिक संकट बहुत था, पूरा खजाना लुट गया था जो उनके सांकेतिक मुद्रा के उसने प्रचलन कर दिया था, उससे पूरा खजाना लुट गया था। इन सब प्रॉब्लम से उबरने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ पॉलिसीज अपनाई, उन पर हम लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके इंटरनल पॉलिसी के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल पॉलिसी में गृह नीति, ठीक है, गृह नीति में हम लोग देखेंगे। तो जब वो शासन में आया, सत्ता में बैठा, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। सबसे पहली बात, प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका था, अस्त व्यस्त था, ठीक है, प्रशासन फेल था। उलेमा तथा अमीर या राज दरबारी भी बोल सकते हैं, उनमें क्या चाहे असंतुष्टि थी, क्योंकि उनको अब हस्तक्षेप पर मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी तरह रोक लगा दिया था। फिर तीसरा कि जनता भी परेशान थी, जनता में निराशा और क्रोध दोनों था। लेकिन इन सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो आर्थिक संकट का था कि धन नहीं था, आर्थिक संकट था। धन नहीं होगा तो आप कैसे लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, धन और प्रशासनिक तंत्र एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जब तक आपका प्रशासन सही से कार्य करने लगेगा तो रेवेन्यू अपने आप आने लगेगा। यही बात फिरोज शाह तुगलक के समझ में आई कि ये थोड़े दिमाग में आ गई थी। उसने पहले अपने प्रशासन को सुधारने की कोशिश की। सबसे पहले सबका शांति बनाए रखें, प्रशासन, उलेमा, अमीर को सबसे पहली बात उसने कहा कि सब इन पहले प्रशासन को कंट्रोल किया जाए, इसका पुनर्गठन किया जाए। इसी तौर पर, इसी के आधार पर उसने क्या किया कि अपने एक नए प्रधानमंत्री, जिसे खान ए जहां की उपाधि थी, खान ए जहां की उपाधि थी, नाम था इसका नाम था मकबूल करके कुछ था शायद, मकबूल, ठीक है, मकबूल करके कुछ नाम था, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए मुझे पढ़े हुए इसका नाम। खान ने जहाँ की उपाधि दी थी और मकबूल करके ऐसा कुछ नाम था इसका, ठीक है, याद रखिएगा, मकबूल करके इसका नाम था। अब देखते हैं, 3 वर्ड का नाम है एक्चुअली, मुझे याद नहीं आ रहा है, मकबूल करके नाम, चलिए ठीक है, इसको अभी मैं बता दूंगा। ओके, तो मकबूल करके इसका नाम था मलिक ए मकबूल। हाँ ठीक है, मलिक ए मकबूल, मैंने कहा 3 वर्ड का नाम है, मलिक ए मकबूल, मलिक ए मकबूल, ये नाम था। इसको प्रधानमंत्री बनाया। इसने एक पॉलिसी के, देखिए सत्ता में सरकार बनी है नहीं, तो आज के भी डेट में दोनों पॉलिसी देखी जाती है, दोनों से एक पॉलिसी अक्सर देखी जाती है। इसी के कहने से मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला कदम क्या उठाया कि जितना भी जनता द्वारा ऋण लिया गया था पूरा माफ़ कर दिया। आज के डेट में सरकारें बनती हैं, आप देखते होंगे किसानों के ऋण माफ़ कर दिए जाते हैं, वही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया कि जो ऋण था, ऋण को माफ़ कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या किया, दूसरा काम क्या किया, जो सांकेतिक मुद्रा से सरकारी खजाने को जिन्होंने लूट लिया था उनसे धन वापस करने का प्रयत्न नहीं किया गया, मैंने लूटे धन को पुनः पाने का प्रयत्न ही नहीं किया उसने, ठीक। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं अमीर उलेमा ये भी तो इन्वॉल्व थी ना उसमें, लूटे हुए धन को लूटने में ज़्यादातर सरकारी आदमी इन्वॉल्व था। फिर दूसरी बात, जनता भी समर्थन में आ गई, कहीं ना कहीं एक कहते हैं अटेंडम खुशी मिल गई लोगों के बीच में कि हमारा तो धन माफ़ हो गया, कर्जा माफ़ हो गया, और ये लूटा हुआ धन भी अब हमको देना नहीं पड़ेगा। तो पूरी CBI जांच सब बंद हो गई है, अब कोई भी फाइल क्लोज हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ा फिरोज शाह तुगलक के शासन पे, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने लगे सब कोई उसको। अब उसने क्या किया, इसीलिए इतनी अच्छी नीति अपनाई कि कहीं ना कहीं इसको पूरे एक ही झटके में पूरा समर्थन मिल गया। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को वजारत का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। याद रखिए, वजारत का चरमोत्कर्ष, वजारत मतलब वजीर,
वजीर मतलब प्रधानमंत्री मलिक ए मकबूल, इसी के पॉलिसी के कारण उसने ऐसा कदम उठाया, इसलिए इसे वजारत का चरमोत्कर्ष कहा जाता है इसके शासनकाल को। अब देखिए इसने ये ऋण माफ़ कर दिया। अब इसी की एक और पॉलिसी इसने बताया, इसने कहा क्या, तीसरी पॉलिसी क्या की कि जो दंड की कठोरता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, जो जनता में भय है आपके प्रति उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। तो उसने जो दंड की कठोरता है, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु दंड दे देता था, उसको ख़त्म कर दिया। दंड की कठोरता को ख़त्म करने के साथ साथ मृत्यु दंड पर उसने रोक लगा दी। ठीक, ये थे। अब देखिए इससे बर्नी इसके बारे में लिखता है, बर्नी इसके बारे में, इसी पॉइंट के बारे में लिखता है कि मृत्युदंड फिरोज शाह तुगलक के शासन की स्थिरता में का एक बहुत बड़ा कारण मृत्युदंड पर निषेध था, मृत्युदंड का निषेध था। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में स्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण मृत्युदंड पर निषेध था। अब देखिए इन 3 कारणों से जनता में क्या इफेक्ट पड़ा। जनता में न्याय, सुरक्षा, देखिए न्याय मिला, ऋण माफी हो गई, सुरक्षा हो गया, और दोनों हो गए तो अब शांति भी मिल गई। न्याय, सुरक्षा और शांति की भावना का उदय हुआ। जनता के साथ साथ पूरे राज दरबार में शांति की व्यवस्था स्थापित हो गई, एक शांति का त्यौहार। अब विद्रोह नहीं हो रहे थे, जो राज दरबार अधिकारियों पे किसान अटैक कर रहे थे, फिर राज सुल्तान आके उनको किसानों को मार रहा था। ये जो स्थिति, एक दुर्दांत स्थिति जो बन रही थी, उसको फिरोज शाह तुगलक ने ख़त्म किया। मैंने कहा सबसे पहले प्रशासन को आपको कंट्रोल करना है, उसने पूरी तरह से कंट्रोल करके एक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को उसने कहा जाए सांचे में ढाला। अब देखिए उसने अब पहला पॉइंट हिट किया, पहला पॉइंट। अब गृह नीति में ही इसका पहला पॉइंट है राजस्व की नीति। राजस्व की नीति गृह नीति का ही पहला पॉइंट है, राजस्व की नीति। अब इसने अपनी राजस्व की नीति अपनाई। अब इसकी राजस्व की नीति के 2 पॉइंट थे। इसका उद्देश्य क्या थे राजस्व की नीति के? पहला क्या है, जनता में करों का बोझ कम करना, जनता में करों का बोझ कम करना। फिर क्या दूसरा पॉइंट क्या है, राज्य की आय में वृद्धि करना, आय में वृद्धि करना। दोनों ऑक्सीमोरन है एक तरह से कहा जाए, वृद्धि करना। दोनों एक दूसरे एंटागोनिस्टिक के बारे में बोला जाए, एक दूसरे के विरोध में हैं कि दोनों एक साथ तो चल ही नहीं सकते, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दोनों एक साथ कर दिया। जनता में करों का बोझ भी कम कर दिया और राज्य की आय में वृद्धि की। कैसे किया? अब ये देखिए कैसे किया। पहला तो उसने किया ऋण माफ किया, जनता का बोझ तो कम किया ही किया। देखिए मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, बाकी सबको समझाता जाऊंगा। पहला तो ऋण माफ किया, जो उसके वजीर ने कहा था ऋण माफ कर दिया, इससे जनता का बोझ कम हुआ। दूसरा क्या किया, उसने लगभग 24 टाइप्स के जो कर थे उनको खत्म कर दिया, 24 करों को खत्म कर दिया। जो उल जुलू जो एक्स्ट्रा में कर लगाए गए थे वो सब खत्म कर दिया। अब उसने सिर्फ 4 कर लगाए। 4 कर कौन से लगाए थे देखिएगा, ज़कात, जजिया, खिराज और खुम्स। इसको यहां ना लिख के यहां लिखते हैं, खिराज और खुम्स। ठीक है, वही 4 कर ही क्यों लगाए? क्योंकि इस्लाम या शरीयत में इन्हीं 4 ही करों का उल्लेख किया गया था। उसने इस्लाम, क्योंकि कट्टर धर्मांध था मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक, तो कट्टर धर्मांध होने का उसने इस्लाम का ही अनुसरण किया। उसी के अनुसार, शरीयत के अनुसार 4 ही कर बताए गए थे, उसने 4 करों का ही लगाया, 4 करोड़ लगाया। ठीक है, A, B, C, D। अब इसके बारे में देख लेते कौन कौन। जकात क्या है? जकात मुसलमानों पर लगाया जाता है, 2.5% इसको जो अपना संपत्ति का देना पड़ता है, जकात का पढ़ चुके हैं। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आई, कट्टर
मुसलमान था। अभी तक जितने भी तुर्की शासक आए थे उसने किसी ने ब्राह्मणों पे तजिया कर नहीं लगाया था, क्योंकि ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त होते थे, ऐसा अभी तक हुआ। लेकिन यह फिरोज शाह तुगलक इस बात को नीति विरुद्ध मानता था। उसने कहा था कि धर्म ये इस्लाम के विरुद्ध है, और उसने ब्राह्मणों पर भी फर्स्ट टाइम अभी तक इतिहास में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर अप्लाई कर दिया था। ठीक, उनको भी देना होगा। ओके, खिराज क्या होता है? खिराज होता है भूमि कर। भूमि कर इसने क्या किया था? उपज का 1/3 देना। अभी तक क्या चल रहा था? एक वैज्ञानिक प्रणाली अप्लाई हो रही थी, भूमि को नाप देते थे, उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर देते, इतना कर देना है, भूमि राजस्व हो चाहे ना हो। लेकिन यहाँ पे उसने एक उदारतापूर्ण नीति अपनाई, खिराज मतलब 1/3 देना कुल उपज का। ओके, फिर खुम्स होता है लूट का धन होता है। लूट के धन में अब इसने क्या किया कि 1/5 देंगे आप सरकारी खजाने में, और 4/5 सेना अपने पास रखेगी। लेकिन अभी तक तो उल्टा होता था, 4/5 सरकारी खजाने में आता था और 1/5 सेना रखी जाती। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जस्ट उल्टा कर दिया, 1/5 आएगा सरकारी खजाने में और 4/5 जाएगा सेना के पास। इस प्रकार के 4 कर उसने लगा दिए। अब उसने कहा कि तो 4 कर से इनकम नहीं हो रही है। अब उसने एक और पॉलिसी अपनाई कि अब हम सोर्सेज बढ़ाएंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ाएंगे। इनकम के सोर्सेज बढ़ाने में उसने क्या किया? पहला काम किया उसने देखिए नहरें बहुत बनवाई थी। नहरों के बारे में बताया, नहरें, कुएं, तालाब भी बहुत खुद हो। जब हम स्थापत्य कला के बारे में इसके हम पढ़ेंगे तो काफ़ी चर्चा करेंगे। 5 नहरें तो मुख्य रूप से मनाई गई थी, जैसे उल्लू खानी और कई नहरें हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो 5 नहरों, हरियाणा का जो क्षेत्र था काफ़ी नहरों से लाभान्वित हुआ था। तो जब इसने नहरें बनवाई थी, यमुना से, सतलज से, घग्गर के क्षेत्र से, घग्गर से नहरें निकलवाई थी। अब इसने नहरें करके देखिए वही हुआ जैसे सरकार ने मेट्रो चलवाई, तो मेट्रो चलवाने से उसने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मेट्रो चलाने से जब इनकम होगी उससे हम मेट्रो किराया भी एक जो लोन ले रखा वो चुका देंगे और लॉन्ग टर्म में उससे फ़ायदा करेंगे। इसी तरह उसने नहरें बनवा दी। नहरें खुद बनवाने में जो खर्चा हुआ उससे ठीक है, लेकिन अब खर्चा होने के बाद एक परमानेंट टैक्स लगा दिया नहरों पे, जिससे बोला गया हब ए शर्ब सिंचाई कर लगा दिया गया कि यदि उन सरकारी नहरों से कोई सिंचाई करेगा तो उसे कर देना पड़ेगा हब ए शर्ब। ठीक, तो इससे एक इनकम बढ़ने लगी। फिर उसने क्या किया? उसके बगीचे लगाने के बहुत शौकीन था। तो कहा जाता है कि उसके टाइम पे 1200 बाग लगे थे, 1200 फलों के बाग लगे थे, और जिससे लगभग 1,80,000 के आसपास इनकम होती थी। इससे देखो 2 फायदे हुए। एक तो इनकम हुई, और दूसरी बात जो फ्रूट्स की सप्लाई थी वो भी पूरी हो गई। ठीक है, 2 फायदे हुए, खाद्य पूर्ति भी हुई और इनकम भी होने लगी। तो सरकारी बाग थे, खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। इसे देखिए उसने इनकम के सोर्स भी बढ़ा दिए। देखिए इनकम के सोर्स भी बढ़ा दिए और जनता में करों को कंट्रोल भी कर दिया। अब इतनी सारी इनकम होने लगी, अगर लिखा जोखा कैग की नियुक्ति नहीं करेंगे तो लोग घपले करेंगे, तो उसने कैग की नियुक्ति कर दी और एक हिसामुद्दीन पदाधिकारी को नियुक्त किया था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा हो रहा है, कई बार पहली बार हो रहे हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर भी पहली बार लग रहा है, वजारत का चरमोत्कर्ष कहा गया है, नहरों खुदाई भी पहली बार होगी। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार राज्य की इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए हिसामुद्दीन को नियुक्त किया जाता है। उसने लगभग 1 या 2 साल में पूरा उसका लेखा जोखा कैलकुलेट करके दिया था। हिसामुद्दीन नाम बताया गया। अब इसके बारे में ऐसा राइटर लिखते हैं क्या कारण थे कंपैरेटिव। अब देखिए यहाँ मैंने फैक्चुअल बताया, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों की पॉलिसी में क्या अंतर था? दोनों ने इनकम एक्लुमुलेट करने के लिए दोनों ने पॉलिसी अपनाई, लेकिन क्या अंतर रहा? देखिए बेसिक अंतर तो कुछ नहीं रहा। पहला देखिए अंतर में देखते हैं। सबसे पहली बात है
इसके काल में अकाल नहीं पड़ा, वहाँ अकाल पड़ा था। तो अकाल इसके में नहीं पड़ने के कारण, अकाल ना पड़ने के कारण जो प्राइस थे वो फिक्स रहे, मूल्यों में स्थिरता रही, तो आपको रेवेन्यू का लॉस हुआ ही नहीं। दूसरा क्या था, इसने खिराज को दर कम कर दी थी, वहाँ 120 से 120 तक लग रही थी, इसने 130 कम कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि उत्तम खेती होने लगी। अब देखिए, आपने खेती पर तो भू राजस्व पर तो टैक्स कम कर दिया है, लेकिन उधर जब इसकी बिक्री होगी तो सेल्स टैक्स तो बढ़ा रखा है ना। तो उसने कहता है यहाँ देखिए हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारे उधर सेकंड टाइम में जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें हमको इनकम होने लगेगी। उत्तम खेती हुई तो इससे इनकम बढ़ गई। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया, ठीक है, और क्या बताया जाएगा इसमें, उत्तम खेती होने लगी और अकाल नहीं है। तो इस तरह के और कुछ पॉइंट्स हैं और आगे देखते हैं। आप देखिए एक बात और, इतना उसने किया तो, लेकिन कुछ कमी भी समझ में आई। कुछ कमी क्या समझ में आई इस पॉइंट में, इस प्राणी के दोष भी है। ये प्लस पॉइंट है तो दोष क्या है, उसने जो भू राजस्व इकट्ठा, यह राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक ठेका प्रणाली शुरू कर दी, जिसे हम लोग सैनिकों में जागीरदारी प्रथा बोलते हैं। सैनिकों को सेवाओं को मतलब उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता है, उससे रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ठेका प्रणाली यूज कर गई। अब ठेका क्या है कि एक बोली लगाई जाती थी, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगा देगा उसी को रेवेन्यू कलेक्ट करने का ठेका मिल जाएगा। तो जो ठेकेदार होते थे वो ऊंची बोली लगाते थे। अब जब ऊंची बोली लगाएंगे तो सबसे पहले तो वो ऊंची बोली में जो उन्होंने पैसा दिया है उसको वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, तभी तो रेवेन्यू दे पाएंगे। अब ठेका प्रणाली के कारण दोष ये आया, ठेका प्रणाली के कारण दोष ये आया कि वो जनता पर अत्याचार, दबाव डालने लगे। दबाव डालने को कभी कभार वो ज़्यादा धन वसूलने की कोशिश करने लगे, मतलब अनैतिक तरीके यूज करने लगे। दबाव डाल, जनता पर राजस्व निकालने के लिए दबाव डालते थे और ज़्यादा कर, अगर यहीं पर ठेका प्रणाली हटाकर सुल्तान स्वयं डायरेक्ट करेगा तो जितना कर है उतना पर्याप्त लेगा। लेकिन यहाँ पर ठेका प्रणाली को वो तो कहते हैं हम भैया हमने 35 लाख रुपए देकर ठेका ले रखा है, तो पहले तो हम 35 लाख वसूल करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू वसूल करेंगे। तो इस प्रणाली के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था, इससे कहीं ना कहीं जनता पर दबाव बना। दूसरा क्या था, जजिया कर। जजिया अभी तक अप्रिय था, वैसे भी जो गैर मुसलमान थे उनमें अप्रिय था, और अब ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया था। तो इससे सुल्तान के प्रति जनता में, क्योंकि हिंदू जनसंख्या बहुसंख्यक थी, तो सुल्तान के प्रति जनता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप्रियता आ रही थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो दो ही कारण समझ में आते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। गृह नीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने ऋण माफ करना, लूट का धन ना लेना, और अपनी जो दंडात्मक प्रणाली उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने की पॉलिसी अपनाई। फिर उसके बाद उसने अपनी रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई। दो टारगेट थे, अपना धन इकट्ठा करना और जनता पर टैक्सेशन कम करना, टैक्सेशन का प्रेशर थोड़ा सा कम करना। जगह 4 कर लगाए थे, ऋण माफ कर दिया, तो एक सिंचाई कर लगाया था जिसे हब ए शर्ब कहा गया। बाग जगह जिससे इनकम वालों को, हिसामुद्दीन को ये सब कैलकुलेट करने के लिए नियुक्त भी किया गया था। अकाल नहीं है जिससे मूल्यों में स्थिरता रही, उत्तम खेती हो गई, इससे ज़्यादा पैसा आने लगा। दोष क्या है, ठेका प्रणाली और जजिया कर। जजिया कर जो मुसलमानों को लगा दिया गया था, मुसलमानों क्या है, ब्राह्मणों को लगा दिया गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने रेवेन्यू पॉलिसी पर चर्चा कर दी। अब हम इसी की इंटरनल टैक्स पॉलिसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इसकी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में इनके देखेंगे, और जो इन्होंने कुछ परोपकारी कार्य के नए नए विभाग बनाए थे उसमें भी चर्चाएं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं। गृह नीति में जो पहला पॉइंट राजस्व नीति पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा उसके और पॉइंट्स, थोड़ा सा ये कहें समरी टाइप में पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे, क्या क्या पॉइंट बताएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं उसके अन्य सामाजिक कार्य या अन्य परोपकारी कार्य हेडिंग हो सकती है। उसमें हम लोग उसके साहित्य,
शिक्षा और भजन, परोपकारी, अन्य कार्य, जिनमें सामरिक तौर पे हम लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखते हैं, वही जो दूसरा पॉइंट है कि अन्य परोपकारी कार्य या सामाजिक कार्य, उसमें देखते हैं। पहला पॉइंट, दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में कहा जाए, फिरोज शाह तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था। तो कहा जाए दासों का बड़ा शौकीन था और इसके टाइम कहा जाए 1,80,000 के आसपास दास थे। इसने अपने शासन में दासों की शिक्षा का, उनकी विभिन्न कलाओं में परिपूर्ण, जस्ट मिनट, दासों की शिक्षा, उनकी कलाओं का परिपूर्ण कराने का, उनके सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी थी। और कहा जाए दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, निर्यात नहीं होगा। ओके, तो दासों के प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह कहा जाए दासों के काल में थोड़ा सा सुधार हुआ, दासों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ। लेकिन इसका एक दोष भी सामने आया। दोष क्या आया कि दासों की स्थिति सुधरने लगी थी तो दास उलेमाओं की तरह सरकारी राजकीय कार्यों या प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र में अस्त व्यस्तता की स्थिति सामने आई। ये जो दास थे वो राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे। फिरोज शाह तुगलक के कहा जाए उत्तर काल में, जो अंत उसका समय आता है, तो उसमें दास हस्तक्षेप करने लगे थे। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में देखें कि फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी कार्य किए। उसने कई मदरसों का निर्माण करवाया, ठीक है। और एक तो मदरसा उसके नाम ही था कि मदरसा ए फिरोज शाही, मदरसा ए फिरोज शाही, उसने अपने ही नाम पे कराया था। ओके, अपने नाम पर। और इन मदरसों में उसने विद्वान शिक्षकों को या कहा जाए विद्वान धर्म अनुयायियों को नियुक्त कर रखा था शिक्षा देने के लिए, और उनको धर्मासो या सैलरी भी दिया करता था। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं। एक उसने रोजगार विभाग की उसने रोजगार विभाग का निर्माण किया। इस रोजगार विभाग में उसने जितने भी बेकार या बेरोजगार लोग होते थे उनका सबका लेखा रखा जाता था और उनसे संबंधित उनको रोजगार दिया जाता था। जैसे आजकल के जो सरकारी कहा जाए सरकार करती है, सेवा नियोजन कार्यालय हर जिले में खुले होते हैं, सभी बेरोजगारों का लेखा जोखा उसमें रखा जाता है। बस कुल मिलाकर वही सेवा नियोजन कार्यालय का रूप था, रोजगार विभाग उसने तैयार कर रखा था। उसमें सभी बेरोजगारों को लिखा होता था और संबंधित रोजगार को उनको प्रोवाइड कराया जाता था। एक और था परोपकारी कार्य में बोला जाता है कि दीवान एक खैरात नाम की उसने एक दानशाला बनाई थी जिसमें लोग पैसा डोनेट करते थे। और इस पैसे का यूज़ क्या होता था, मुस्लिम लड़कियों की विवाह हेतु, विधवाओं और अनाथों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस दान का प्रयोग किया जाता था, दीवान ए खैरात। ठीक है, और आगे देखते हैं, 5 पॉइंट देखते हैं। दरा ए शफा एक कहा जाए वो अस्पताल टाइप का बनाया था, सरकारी अस्पताल टाइप का था। इसमें एक हकीम की नियुक्ति होती थी और इसने मुफ्त दवाएं और भोजन की व्यवस्था करवा रखी थी। देखिए कितने परोपकारी कार्य किए थे। ठीक है, परोपकारी कार्य उसने किए थे। और आगे देखते हैं 6। अब साहित्य में थोड़ा सा देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में देखिए जियाउद्दीन बर्नी, जिसको हम लोग बार बार बर्नी कह के रहते हैं, तो उसका नाम पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी था। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जियाउद्दीन बर्नी। और बर्नी लगभग 17 ईयर्स तक इसके टाइम पीरियड में रहा था। और तारीख़ फिरोज शाही मोस्ट पॉपुलर बुक थी बर्नी की। और शम्स ए सिराज अफीक बोलते हैं। ठीक है, ये इसके टाइम पीरियड में रहे थे। शम्स ए सिराज ने फिरोज शाह तुगलक की जीवनी भी लिखी है,
ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा भी लिखी है। फिरोज ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। जीवनी आत्मकथा में तो अंतर आपको पता ही होगा। तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसे फतुत शाह ए फिरोज शाही कहा गया। नाम से फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। ओके, इसके काल में देखिए साहित्यिक क्षेत्र में पॉइंट हम देख रहे हैं। इसके काल में फारसी भाषा का बहुत कहा जाए, फारसी भाषा का बहुत विकास हुआ, जिसमें फारसी भाषा को जो अन्य भाषाओं में लिखे होते थे ग्रंथ उनको फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने के भी काफ़ी काफ़ी एक ट्रेंड चला था। थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था, उसके पॉइंट में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन हाँ पूरा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा की थी और इसके टाइम पीरियड में फारसी भाषा में जो अन्य ग्रंथ थे वो फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ट्रांसलेट करने में एक थे अजानुद्दीन किरमानी, ठीक है, अजानुद्दीन किरमानी, ये था इसके अजानुद्दीन किरमानी। ये ज़्यादातर ग्रंथों को फारसी में कन्वर्ट कर रहा था, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथ है उस पर मैं बता रहा हूँ। एक संगीत से रिलेटेड ग्रंथ है राग दर्पण, इसको इसने फारसी में अनुवाद किया। और एक नक्षत्र विज्ञान से रिलेटेड दर्ज है दलायत ए फिरोज शाही, इसको फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए। तो इतने पॉइंट देखिए, हमने शिक्षा के क्षेत्र में दास प्रथा, शिक्षा और दवाखाना बता दिया, मदरसे बनवा दिए, रोजगार भी दिलवा दिया, सब पॉइंट हम लोगों ने लगभग कैलकुलेट किए। अब देखिए फिर जैसे सत्यमेव जयते और कई आदर्श वाक्य होते हैं हमारे शासन के स्तर पे, उसी तरह फिरोज शाह के स्तर पर भी एक आदर्श वाक्य था। किसका कहना था कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण होना, लोगों का कल्याण, ठीक, ध्यान रखिएगा, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। ठीक, एक बार नोटिस करिएगा, पूरा याद आ गया, ये अच्छी बात है। तो खजाना बड़ा होने से अच्छा है, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, लोगों का कल्याण, ठीक है। और फिर आगे लिखता है, यह आदर्श वाक्य था फिरोज शाह का, ठीक है, दुखी हृदय से अच्छा है, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। कुल मिला के इतिहास का इसे काफ़ी परोपकारी रूप में प्रदर्शित करते, परोपकारी रूप में दर्शाते हैं कि इस तरह का आदर्श वाक्य को ही अपने आदर्श वाक्य को उसने चरितार्थ करते हुए इस तरह के कार्य किए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे दासों के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खैरात दानशाला के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, इस तरह की जिस तरह के जो ये कार्य कर रहा था, ये अभी तक कोई शासक किया ही नहीं है, अभी तक कोई शासक कर ही नहीं रहा था जिसने एक परोपकार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आज के संविधान में हम लोग नीति निषेध तत्व करें, जो राज्य सरकारें होती हैं वो किसी लाभ की दृष्टि से नहीं, जब बल्कि जनता के कल्याण की दृष्टि से कुछ कार्य कर रही होती हैं। उसी प्रकार इसने भी जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य किए थे, उन्हीं को हम लोगों ने चर्चाएं की। ओके, तो इसके बाद गृह नीति में हम लोगों ने इसका कहा जाए एक्स्ट्रा पॉइंट में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, हम लोग देखेंगे सार्वजनिक निर्माण विभाग में या सार्वजनिक PWD डिपार्टमेंट में इसने क्या कार्य कराए थे। काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में या स्थापत्य के क्षेत्र में चर्चाएं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, करते हैं। गृह नीति में हम लोगों ने
राजस्व नीति और अन्य परोपकारी कार्य करने पर जो मिसलेनियस पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा सार्वजनिक निर्माण विभाग पर हम चर्चा करेंगे। तो निर्माण विभाग के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन पीरियड में एक अलग पहचान बनाई। अलग पहचान बनाने के साथ साथ उसने कई ऐसे कार्य किए जो एक अलग ऊंचाइयों पर दिल्ली सल्तनत में अभी किसी सरकार का शासक ने नहीं किए थे। तो सबसे पहले तो उसने जो थर्ड पॉइंट आया, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, निर्माण में या बोल सकते हैं सार्वजनिक निर्माण में उसने कार्य किए। अब देखिए, सबसे पहले तो उसने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक है। तो इसने क्या किया, निर्माण में नहरों, तालाबों, सबसे पहले तो जन कल्याण के लिए कार्य किया ना, नहर, तालाब, कुएं आदि का निर्माण करवाया। और नहरों में देखिए इसके उल्लुग खानी व रजवाही नहर बहुत प्रसिद्ध रही। देखिए 5 नहरों का उल्लेख मिलता है, 5 नहरों का उल्लेख मिलता है, यमुना, सतलज, घग्गर, ओके। तो इस तरह यमुना से लगभग 2 हैं, सतलज से 1 है, घग्गर की पहाड़ियों से ऐसे कुछ है, ओके। तो 5 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कभी भी प्री के लेवल पर नहीं पूछा जाता, वो मेन के लेवल पर पूछा जाता है। तो जब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो पढ़ लिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग बता रहे हैं कि नहरों पे उसने 5 नहरें प्रसिद्ध हैं। तालाब को और किसानों के हित में कार्य, जन कल्याण के हित में कार्य करे, तो इसी तरह उसने नहरों का निर्माण कराया। ज़्यादातर नहरों से हरियाणा का क्षेत्र लाभान्वित हुआ, जिससे खेती अच्छी होने लगी, खेती अच्छे से इनकम अच्छी होने लगी। मेन टारगेट उसका कहा जाए रेवेन्यू का ही था, तो इसलिए उसने पहले इस पर स्टेप अटैक किया। दूसरा उसने जो पॉइंट किया, उसने अब फिर कहा जाए सही में निर्माण के स्तर से करके और उसको 2 भागों में बांटा निर्माण का। एक तो उसने निर्माण किया और पूरा, और एक जीर्णोद्धार भी किया, जो चीज़ें थी जो पुरानी थी उनको रिपेयर भी करवाया, ठीक। तो निर्माण देखिए, कहा जाता है कि इसने लगभग 300 नगरों की स्थापना करवाई थी, 300 नगरों की स्थापना करवाई थी, जिसमें हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर। अब फिरोजपुर का नाम आता है, फिरोजपुर, जो कहा जाए इसका सर्वाधिक प्रिय नगर था फिरोजपुर। अब फिरोजपुर के कई नाम हैं, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, कई लोगों को नाम ये परिचित होगा। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है फिरोज शाह कोटला। करंट में काफ़ी चर्चा में रहता है फिरोज शाह कोटला क्या है, ओके। फिरोज शाह कोटला हो गया। और इसी को आखिनीपुर भी कहा जाता है, इसी नगर का नाम है। और इसको अंतिम नगर भी कहा जाता है, अंतिम नगर भी कहा जाता है। ये कहा जाए कि फिरोज शाह तुगलक का सबसे प्रिय नगर था, वो अधिकतम इसी नगर में रहा करता था, ठीक है। 300 नगर की लगभग स्थापना करवाई थी। अब फिर देखिए, उसने कुछ मस्जिदें भी बनवाई थी, जैसे काली मस्जिद बनवाई थी, और बेगमपुर मस्जिद बनवाई थी, और खिड़की मस्जिद बनवाई थी, और कला मस्जिद बनवाई थी, ठीक। एक मकबरा भी मेंशन किया था कि कबीरुद्दीन का मकबरा भी इसने बनवाया। ये सब चीज़ें फैक्चुअल में होती है, बहुत जल्दी 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना तो तुरंत याद आ जाएंगी। कबीरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। अब जब रिपेयर की बारी आती है तो ये देखा जाता है, जैसे कुतुब मीनार का रिपेयर इसने करवाया, कुतुब मीनार का रिपेयरिंग इसने करवाई, कुतुब मीनार हो गया। और जहाँपनाह नगर, इल्तुमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, ये सब उसने रिपेयर करवाए थे। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे जल्दी कैसे याद आ रही हैं, तो मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक बना के उसको याद कर रखा है कि इल्तुमिश से जहाँपनाह नगर कोरिलेट हो जाएगा, और जहाँ इल्तुमिश ने कुतुब मीनार में बनाई थी इसलिए उससे कोरिलेट हो जाएगा। अब अलाई दरवाज़ा, जहाँ मैंने लिखा अलाई दरवाज़ा, वो एक शमशी तालाब भी याद आ गया,
शमशी तालाब भी इसने रिपेयर करवाया था। इसी तरह का आप याद करेंगे ना तो आपको तत्काल ये चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें बहुत जल्दी याद आने लगेंगी। ओके, तो मुझे बस इतना याद है कि फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 3 तरह से कार्य किया। पहला तो किसान के हित में, फिर निर्माण कार्य किया और फिर रिपेयरिंग का भी कार्य किया। मैंने 3 ट्रिक याद रख रखी कि उसने 3 हित में कार्य किए। तो किसानों के हित में नहरें बनवाई थी। अब किसानों के हित में नगर तो बनवाएगा नहीं, कॉमन सी बात, नहरें, तालाब, कुएँ, सड़कें, ये सब बनवाएगा। अपने निर्माण के हित में उसने बिल्डिंगें बनवाएगा, मतलब नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह कोटला इसी से मैंने कोलेट कर रखा है। फिर जीर्णोद्धार करवाया तो इल्तुतमिश से कुतुब मीनार आया, और कुतुब मीनार से जहाँपना नगर आया, और जहाँपना नगर से फिर अलाई दरवाजा याद आया तो अलाई दरवाजा शमशी तालाब कोलेट कर लिया। इसी तरह आप कोशिश करिए याद करने की। ओके, तो इतना उसने कार्य करवा लिए, तालाब बनवा लिए। लेकिन जो सबसे अच्छी पहचान रही इसके नहरों के विषय में, तो मैं नहरों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी भी है उतना, आपको प्री लेवल का कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। 5 तरह की नहरें थी, घग्गर, यमुना, सतलज, और कुछ पहाड़ियों से भी उसने नहरें निकलवाई थी। तो उस पर चर्चा होती उसमें देता, जब उस लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे तब चर्चा होगी। ओके, मैंने पहले भी कहा था मेडिवल हिस्ट्री, अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बाद थोड़ा सा लेवल डाउन कर दूँ। बहुत डीप लेवल हो रहा था, कुछ स्टूडेंट्स कहते कि मेरे मतलब का है ही नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेवल इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए, मेन उद्देश्य, अभी भी कह रहा हूँ, मेन उद्देश्य उसका 2 ही हैं, जनता की भलाई और रेवेन्यू इकट्ठा करना। यहाँ भी उसकी कहीं ना कहीं जनता की भलाई इकट्ठा हो रही है। ठीक है, जब ये तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन नगरों में जब नगर बसाएंगे तो उससे इकोनॉमी मजबूत होती है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो उससे इकोनॉमी मजबूत होती चली जाती है। ओके, अब आगे देखते हैं। और निर्माण के क्षेत्र में देखेंगे, इसके फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लगभग 36 टाइप्स के फैक्ट्रीज थी, मतलब कारखाने, 36 टाइप के कारखाने थे। उसमें मुख्य रूप से 4 थे, 36 थे लेकिन मुख्य रूप से 4 थे। 4 कौन कौन से थे? रकाब खाना, ये सब शाही कारखाने थे। 4 खाने, रकाब खाना, आलम खाना, जामदार खाना और फराश खाना। ये शाही, क्योंकि ये शाही कारखाने इसलिए थे क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो शाही महलों से रिलेटेड ही लोगों के लिए होता था। अब रकाब खाना में जो घोड़ों की साज सज्जा से रिलेटेड सामान बनता था वो उसका प्रोडक्शन होता था उसका। आलम खाना में जो पताकाएं होती, झंडे होते, उनका प्रोडक्शन होता था। जामदार खाना में शाही वस्त्रों का प्रोडक्शन होता था। और फराश खाना में कालीन आदि का निर्माण होता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया। ठीक है, इनके प्रोडक्शन बढ़ाया और इनकी सप्लाई जनरल मार्केट में कर दी। जनरल मार्केट में कर दी तो लोग ये सब खरीदने लगे और अच्छे रेट्स मिलते थे, क्योंकि जो शाही चीज़ें होंगी, जो रॉयल चीज़ें होंगी वो सस्ती तो होंगी नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अच्छे रेट मिलते थे, इससे रेवेन्यू इकट्ठा होने लगा। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो रिसेंटली चर्चा में आया था मोदी जी का, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका एक शूट कुछ नीलाम हुआ था, उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हुआ था। तो कहा जाए कि वो फंड में डोनेशन के रूप में उसको यूटिलाइज किया गया था। तो उसी तरह यदि आप देखें तो पब्लिक वेलफेयर में कितनी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक में, और अब वर्तमान सरकारें, हर सरकार इस तरह के प्रयत्न करती है कि पब्लिक हित में जितना हो सके हम रेवेन्यू कलेक्ट करें, उसको पब्लिक हित में यूटिलाइज करें। तो पब्लिक, जब आप इस तरह के यूजेस करेंगे तभी तो आपके पास फंड आएगा, और फंड आएगा तभी तो आप पब्लिक वेलफेयर में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। यही चीज़ फिरोज शाह तुगलक भी उस समय उसने अप्लाई किया कि जो शाही चीज कारखाने थे उनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ उसको जनरल मार्केट में सप्लाई देने लगा, और सप्लाई देने के साथ साथ उसको रेवेन्यू भी उसका इकट्ठा हो गया। अब और एक और पॉइंट देखते हैं इसका। फिरोज शाह तुगलक, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अशोक के स्तंभ के पास। फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा हरियाणा से एक स्तंभ था और एक मेरठ से,
अशोक के 2 स्तंभ को अपने राज्य में ले आया था, दिल्ली ले आया था। जो टोपरा का स्तंभ था इसको सोने का स्तंभ भी कहा गया, सोने का स्तंभ। अशोक के दोनों स्तंभ हैं सोने के स्तंभ, और इसने फिरोज शाह कोटला में ही स्थापित किया। फिरोज शाह कोटला जो इसका प्रिय नगर था, फिरोज शाह कोटला, उसमें स्थापित करवाया। और जो मेरठ से ले आया था, यह टोपरा हरियाणा में था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ से जो ले आया था ये टूट गया था 5 भागों में, तो उसने रिपेयर करवाया था। वो रिपेयर करवाने के बाद कहा जाए आखेट स्थल, कोई शिकारी स्थल था, उसमें इसने स्थापित करवाया था। तो इस तरह के जो इसने कहा जाए स्थापत्य से रिलेटेड कार्य किए थे। अच्छा, जो इसका मेन कारीगर था, जो उसका वास्तुकार था, मेन कारीगर था, इतने नगर अगर बचा रहा, तो मेन वास्तुकार था, उसके बारे में देख लीजिए। उसका नाम गाजी शाहना था, गाजी शाहना, उसका नाम तो जरूरी है। मेन जो डायरेक्टर है मूवी का वो तो यही है, गाजी शाहना। तो इस तरह के उसने जितने कार्य किए थे, नहर बनाए, सड़कें बनवाई, कुएं बनाए, तालाब बनाए, नगरे बनाए, मकबरे बनवाए, मकबरे बनवाए, मस्जिदें बनवाई और सबको रिपेयर करवाया। इस तरह कारखाने बनवा दिए, कारखाने को रिपेयर करवा के एक नए स्तर पर, जब कारखाने की प्रोडक्शन बढ़ाने मतलब ये नहीं कि वो हम इनकम के सोर्स में देंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने मतलब इनकी बिल्डिंग भी उसने बड़ी करवाई होगी। पहले कम प्रोडक्शन होता था तो छोटी सी कमरे में हो जाता था, अब उसने बिल्डिंग कारखाना बड़ा करवा दिया, तो कारखाने का बड़ा कराया तभी तो उसके प्रोडक्शन बढ़ गया। अब जो स्तंभ है तो स्थापत्य के क्षेत्र में 2 स्तंभ लेके आया था। तो इस तरह जो उसने कार्य किया है, तो विसर वुल्जले हेग जिन्होंने इसको राज्य का अपहरणकर्ता कहा, उन्होंने ही इसकी तुलना इस निर्माण के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन के सम्राट आगस्टस से की है। याद रखिएगा, रोमन के सम्राट आगस्टस से तुलना की है फिरोज शाह तुगलक की निर्माण के क्षेत्र में। ठीक, काफ़ी अच्छा टॉन्ट है। इसमें आप लगभग कम से कम 200 वर्ड्स का तो लिख सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन पे आएंगे एक एक चीज़ को। मैंने तो खैर शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद फाइनल स्लाइड में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिरोज शाह तुगलक के कैरेक्टर को काफ़ी हद तक डिफाइन करेगा, उसकी गलतियों को भी पॉइंट आउट करेगा, उसकी रिलीजियस पॉलिसी और उसने जो सेना के संगठन में कुछ कमियां कर दी थी जिससे सेना छिन्न भिन्न हो गई थी, उसमें हम लोग देखते हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जहां हम लोग उसके रिलीजियस पॉलिसी और उसके आर्मी जो अमेंडमेंट्स किए थे उसमें चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों के लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है वो हमेशा तरह मैं बताना चाहूँगा, टाइम थोड़ा सा कम मिलता है मुझको, रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, तो वीडियो अगर बड़ा हो चुका है, अब तो बड़ा हो ही चुका है, लगभग 70 मिनट्स का हो चुका है, तो उनको बताना चाहूँगा वो आधा आधा करके या स्लाइड वाइज देख सकते हैं पर डे, क्योंकि अब 3 से 4 दिन के बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की फाइनल स्लाइड है और इम्पॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक को समझने के लिए, उसकी कमियों को और उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए काफ़ी हद तक ये स्लाइड इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी है गृह नीति में, अब जो 4th पॉइंट है जो उसकी अब धार्मिक नीति है उस पर चर्चा करेंगे। धार्मिक नीति उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक स्टार्टिंग टाइम पर काफ़ी उदारवादी टाइप का था, धर्म के मामले में काफ़ी उदारवादी टाइप का था, लेकिन धीरे धीरे वो धर्मांध होता चला गया। वो उलेमाओं को, और जो उलेमा और धर्मगुरु थे उनका हर बात में उनसे सलाह लिया करता था, उनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाने लगा, उनकी प्रतिष्ठा और उनके पद में लगातार वृद्धि करने की कोशिश करने लगा। देखिए, शुरुआत में तो वो सभी धर्मों को उदारवादी टाइप का मान रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया, वो धर्मांध हो गया और शरीयत, शुरुआत में उदारवादी था लेकिन धीरे धीरे वो धर्मांध हो गया और धर्मांध हुआ और शरीयत के विरुद्ध में किसी भी कार्य पर उसने रोक लगा दी, शरीयत के विरुद्ध किसी कार्य में रोक लगा दी और उलेमाओं और धर्मगुरुओं के अकॉर्डिंग ही वो कार्य कर रहा था और उन्हीं से हर सलाह मांगा करता था। अब अचानक, इतिहासकार ऐसा क्यों कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि अचानक से उसके स्वभाव में इसके धार्मिक परिवर्तन क्यों आ गया था, क्योंकि देखिए वो एक कहीं ना कहीं एक हिंदू माता के पुत्र था,
हिंदू माता का पुत्र था, जिसका एक ऐसी स्त्री का पुत्र जो अपने प्रारंभिक जीवन में हिंदू थे। बाद में तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन शुरुआती जीवन में हिंदू था। तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता था कि लोग ऐसा उसके बारे में धारणा रखें, इस्लाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो धारणा रखें कि एक हिंदू जन्म से हिंदू स्त्री के से जन्म लेने के कारण उसको इस्लाम के प्रति इतना समर्पण भाव नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण वो ये दिखाना चाहता था, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो दिखाना चाहता था कि एक शुद्ध तुर्की माता पिता से जन्म लिए हुए मुसलमान से वह कम अच्छा मुसलमान नहीं है, ठीक, उनसे अच्छा ही मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं वो अपने इस्लाम या अपने मुस्लिम धर्म को अवेयर करने के या लोगों को बताने के लिए कि वो कितना अच्छा मुसलमान है, वो उसने धर्मांधता की नीति को एक्सेप्ट कर लिया। फिर पॉइंट ध्यान से रखिए, पहला पॉइंट ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो ये जनता को मैसेज देना चाहता था कि भले ही उसकी माता जीवन के प्रारंभिक दौर में हिंदू रही है, लेकिन वह एक प्योर मुसलमान है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो ये बताना चाहता था, वह ये दिखाना चाहता था कि वह आवश्यक समझता था जनता को बताना, अब मुस्लिम समुदाय को बताना, उलेमाओं को बताना आवश्यक समझता था कि एक शुद्ध तुर्की माता पिता से उत्पन्न हुए पुत्र या उत्पन्न हुए मुसलमान पुत्र से कम अच्छा मुसलमान वह नहीं है, वो उनसे ज़्यादा ही अच्छा मुसलमान है। दो कारण के रूप में इतिहासकार बताते हैं कि उसने अपनी नीति में इस तरह इसीलिए उसने अपना नीति में बदलाव किया। बदलाव स्वरूप उसने क्या किया कि उलेमाओं का जो हस्तक्षेप था वो बढ़ गया। उसने उनकी प्रतिष्ठा और उनके हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास किया और हर कार्य में उलेमाओं से सजेशन लिया करता था, सलाह लिया करता था। इसके परिणाम क्या हुआ? उलेमाओं के दो कारण हुए। ये कट्टर मुसलमान होते थे, ठीक है, कट्टर मुसलमान, और दूसरी बात इनकी जो मानसिकता थी वो काफ़ी संकीर्ण थी। तो इसके कारण जो राजनीतिक स्तर पर जो परिणाम है वो काफ़ी हानिकारक परिणाम है। जो प्रजा में इसके प्रभाव काफ़ी, कहा जाए, हार्मफुल, क्या निगेटिव परिणाम इसको देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसने क्या किया कि दिल्ली के बाहर मज़ारों पर महिलाओं को बैन कर दिया। दिल्ली के बाहर जो मज़ारें थीं उन पे जो स्त्रियों को जाने पर बैन लगा दिया, ठीक है, जाने का बैन लगा दिया। फिर क्या किया? ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा जिसने यह अपना कर्तव्य समझा कि इस्लाम को बढ़ाना या इस्लाम को वृद्धि करना या इस्लाम में वृद्धि करना, ठीक है, इस्लाम में वृद्धि, हिंदू धर्म का पतन और मूर्ति पूजा का विनाश, इसको अपना उद्देश्य बना लिया, ठीक है। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत, मूर्ति पूजा के विनाश के अंतर्गत, इसने एक जाज नगर का अभियान किया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जाज नगर अभियान। उसने कई मंदिरों का तोड़ा था। कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर है, इसको विनाश किया था। और सबसे बड़ी बात, मेन बात, कि जिन मंदिरों को तोड़ा था इसने, उन मंदिरों को रिपेयर कराने पर भी रोक लगा दी थी, इसलिए मंदिरों को रोका था। दूसरी बात, हिंदू धर्म के पतन के लिए उसने क्या किया कि अभी तक दिल्ली सल्तनत पहला ऐसा सुल्तान बन रहा है जो हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए तरह तरह के ऑफर्स दे रहा है, या कहा जाए हिंदुओं को मुस्लिम धर्म क्या जाए एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसने अपनी आत्मकथा में भी ऐसा मेंशन लिखा है कि मैंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को इस्लाम अंगीकार करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए हैं, ऐसा कुछ लिखा है इसने अपने आत्मकथा के। मैंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को इस्लाम अंगीकृत करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए हैं। अब ये हिंदुओं को ऑफर करता था, इस्लाम अगर कबूल कर लेंगे तो उन्हें जजिया कर से मुक्ति मिल जाएगी। वो बात अलग है, बाद में जगात कर भी लग जाएगा, लेकिन जजिया कर से मुक्ति मिल जाएगी। और इसने उपाधियों का, पदों का, नौकरियों का, धन का, सबका प्रलोभन भी दिया था कि हिंदू उसको
एक्सेप्ट करें, इस्लाम को एक्सेप्ट करें, इसलिए धर्मांध के तौर पर इसने इस तरह की नीति अपनाई, मंदिर तोड़ने लगा। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने इसने इस बात के लिए वध करवा दिया था कि उसे शक था कि इसने मुसलमान को हिंदू धर्म एक्सेप्ट करने के लिए फुसलाया है या बरगलाया है या कंफ्यूज किया है या मैनिपुलेट किया है, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसने एक ब्राह्मण के इस बात पे वध करवा दिया था कि उसने एक मुसलमान को हिंदू धर्म एक्सेप्ट करने के लिए मैनिपुलेट किया है। ठीक, तो कहा जाए हिंदू धर्म के प्रति उसकी नीति बहुत ही कठोरपूर्ण रही, अत्याचारपूर्ण रही और बहुत ही कहा जाए असहिष्णु नीति उसने फॉलो की। ठीक है, क्या नीति? पहले मंदिर तोड़वाए, फिर हिंदू धर्म के पतन के लिए उसने कहा जाए धर्म चेंज करने की पॉलिसी अपना दी। उलेमाओं धर्मगुरुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। और ये सब क्यों कर रहा था इतिहास के अकॉर्डिंग? क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि ये एक बहुत परफेक्ट मुसलमान है। ये करने के लिए उसने साबित करना चाहिए। शरीयत के ही कानूनों को पूरी तरह अप्लाई कराने की कोशिश करने लगा। स्त्रियों पर बैन लगा दिया इसने। ओके, और अब देखते हैं, इसने मिस्र के खलीफा से 2 बार अपनी कहा जाए स्वीकृति ली थी अपने पद की। मिस्र के खलीफा से 2 बार स्वीकृति ली थी, 2 टाइम्स ली थी। ठीक है, और खुद को खलीफा का नायब कहा था, मतलब प्रतिनिधि कहा था। ये भी तो पॉइंट है, तो मैं बता चुका हूँ, 2 बार प्रतिनिधि कहा था। और क्या पॉइंट है? इसने जो सिक्के चलवाए थे उसमें 2 लोगों के नाम भी मेंशन किए थे। 2 लोगों के नाम मेंशन किए थे। वो कौन कौन से नाम थे? अपने पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम और खलीफा का नाम मेंशन किया था। अभी जो खुतबे पढ़ाता था तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों के नाम मेंशन करवाता था। खुतबे मतलब कहा जाए धार्मिक प्रवचन होते हैं पर्टिकुलर धर्म के, तो खुतबे जो पढ़वाता था, इसने एक शरीयत का एक रूल बना रखा था कि जो खुतबे पढ़े जाएंगे उसमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उन सबका नाम लिया जाएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने नहीं मेंशन करने दिया। ऐसा पर क्या कारण था इसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम मेंशन नहीं करने दिया था। स्वीकृति हो गई, सिक्के चलवा दिए। ठीक है, तब पर्याप्त और कितना जानेंगे आप। ठीक है, उदारवादी धर्म। कुल मिला के हमको ये समझना है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक रहा जिसने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करने के लिए प्रयत्न किया। इसके बारे में आरसी मजूमदार लिखते हैं कि फिरोज दिल्ली सल्तनत का महान सुल्तानों या महान धर्मांध सुल्तान है शायद। फिरोज दिल्ली सल्तनत का महानतम धर्मांध सुल्तानों में ऐसे एक है जो इस क्षेत्र के, मतलब जो धार्मिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औरंगजेब और सिकंदर लोदी के अग्रगामी है। एक बार फिर से आरसी मजूमदार लिखते हैं कि फिरोज दिल्ली सल्तनत के महानतम धर्मांध सुल्तानों में से एक है जो इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी है। क्योंकि सिकंदर लोदी और औरंगजेब की पॉलिसी, इससे भी ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे अगर औरंगजेब के बारे में, तो इससे ज़्यादा कट्टरतापूर्ण नीति अपनाई देखी जाएगी। ओके, तो इतने सामरिक तौर पर ठीक है, काफ़ी। मैंने कहा था अब ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समरी के तौर पर स्पीड में ले चलेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में इसको जो हम लोग कहेंगे कि सैन्य सुधार लिखा रहता है बुक में, लेकिन मैं सैन्य सुधार के न लिखे सैन्य संशोधन कहें तब ठीक है, क्योंकि संशोधन में कमियां होती हैं। इसलिए जितने सैन्य सुधार किए उसमें मुझे लगता है कमियां मुझे व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा से कमियां दिखी। जितनी मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की उसमें मुझे कमियां ज़्यादा देखने को मिली सुधार के तौर पे, तो मैंने संशोधन कहा। तो अब देखिए सैन्य सुधार में अलाउद्दीन के टाइम एक स्थायी सेना रखी जाने लगी थी, वो अभी तक चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक नया संशोधन आया कि फिरोज शाह तुगलक ने उस स्थायी सेना को अपनी मूर्खता के कारण छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि उसके समय जो बागडोर आ रही थी और अमीरों उलेमाओं के हाथ में आ रही थी। हर काम तो वो इनसे पूछ के कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो संख्या 3.5-4 लाख तक पहुंच गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भी, वो अब 80 से 90 हज़ार बची थी। जो मेन सैनिक थे वो 80 से 90 हज़ार ही थे। बाकी जो दिल्ली में सेना की टुकड़ियां थी वो टुकड़ियां मतलब छोटी टुकड़ियों के रूप में थी। क्यों? क्योंकि इनका कंट्रोल था
इनका अब सेना का कंट्रोल सेना अध्यक्ष या युद्ध मंत्री के हाथ में ना हो करके अमीरों उलेमाओं के हाथ में आ गया था, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेना को डील कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, इसने जागीरदारी प्रथा को फिर से शुरू कर दिया, जो अभी तक बंद थी उसको फिर से शुरू कर दिया, और इसका भी एक स्वरूप उसने एक और सब्स्टिट्यूट के रूप में, सप्लीमेंट्री रूप में शुरू किया। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसने कहा जाए एक इताहक प्रथा थी, इसको भी शुरू कर दिया। अब जागीरदारी प्रथा क्या थी कि सैनिकों को उनके वेतन बदले में भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और 50% एक हिस्सा राज्य को देते थे और खुद बाकी हिस्सा अपने पास रखते थे। तो इसने जागीरदारी प्रथा तो शुरू की, और जो उनका जो एक कहा जाए एक वंशानुगत होने वाली सिस्टम था जिसको अलाउद्दीन ने खत्म कर दिया था, उसको भी उसने शुरू कर दिया। मतलब यदि कोई सेना सेवा करता था तो उसको अगर भूमि का टुकड़ा दिया जाता था तो फिर उसके पुत्र उनके ही पास हो जाता था, और बिना किसी योग्यता के, और उसने वंशानुगत भी किया, और योग्यता के आधार पर जो जांच की जाती थी अलाउद्दीन ने शुरू किया था, उसको भी बंद कर दिया। कुल मिला के ये तीनों स्टेप जो थे उसने खराब कर दिए। जागीरदार भूमि का टुकड़ा दिया और वंशानुगत होने की भी परमिशन दे दी, और ये भी कहते कि हम जांच भी नहीं करेंगे, जितना पैसा कमा सको कमा लो, ठीक। और फिर एक इताहक प्रथा शुरू कर दी। इसमें क्या था, एक वही थी, कुल मिला के यही था, लेकिन अब जमीन ना देकर के एक आपको चेक दे दिया गया कि परमिशन लेटर दे दिया गया, एक आपको लिखित में दे दी गई हुंडी टाइप की, या एक कहा जाए गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे दिया गया कि इसको दिखा के आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, या सरकारी रेवेन्यू अधिकारियों से आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, पब्लिक में जाकर रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। इससे इसका रूल क्या था कि जितना भी आप रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे 50% आप रखेंगे और 50% देंगे उनको देंगे, ठीक। ये 3 प्रथा उसने अप्लाई कर दी। अब इसके परिणाम क्या है, परिणाम देखिए कितने खराब आने लगे। पहले के परिणाम देखिए, सेना दुर्बल हो गई, और सेना दुर्बल होने का मतलब है कि सिंहासन सत्ता दुर्बल हो गई, ठीक है। याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जब इस फिरोज शाह तुगलक के बाद हम लोग आएंगे ना, तो ये देखेंगे तुगलक, यहीं से तुगलक वंश का पतन स्टार्ट हो रहा है। अब तुगलक वंश का यहीं से पतन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सेना दुर्बल हो चुकी है। जो फिरोज शाह तुगलक की जो मूर्खतापूर्ण नीतियाँ रहीं, जहाँ उसने उलेमाओं और अमीरों को इंटरफेरेंस उसने बढ़ा दिया, हस्तक्षेप बढ़ा दिया, उससे ही कहीं ना कहीं तुगलक वंश के पतन के मील का पत्थर साबित हुई। दूसरा, जागीरदारी प्रथा वंशानुगत, इससे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन दोनों से भ्रष्टाचार बढ़ा, अयोग्य लोगों के पास भूमि के टुकड़े आके वो रेवेन्यू कलेक्ट तो करते थे लेकिन जमा नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, ये इताहक पर जो आपको लेटर मिला था ना, जो एक कहा जाए एक परमिशन मिली थी, उसको क्या करते थे, जो जिसको मिला, सपोज कोई किसी सैनिक को मिला था तो उसको 50% देना होता था। वो कहता था कि वो दूसरे अधिकारी को बेच देता था, कहता कि हमको 20 to 30% देना और तुम जितना चाहो वसूल कर लो, ठीक है, हमको 20 to 30% दें तुम वसूल कर लेना, और वहाँ जाके 50% को शासन में जमा कर देना। लेकिन ये क्या करता था, जो जिसको मिलता, जैसे सपोज करिए किसी राजस्व अधिकारी को मिलता था तो उसने 100 रुपये सपोज करिए कलेक्ट किया, 100 रुपये से 30 रुपये इनको दे दिए और 70 रुपये में पी गए, मतलब है ही नहीं हमारे पास, 70 रुपये लेके रेवेन्यू को जमा ही नहीं किया। इससे क्या हुआ, रेवेन्यू में नुकसान हुआ गवर्नमेंट का, दोनों साइड शासन के स्तर पे इसको भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या हुआ, ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार बहुत फैला, और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का टाइम ही दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार का काल रहा। सर्वाधिक भ्रष्टाचार का काल फिरोज शाह तुगलक का ही काल रहा, जिसमें इस तरह के उसने प्रथा करके भ्रष्टाचार को अनुमति दी, और सर्वाधिक भ्रष्टाचार के कारण ही तुगलक वंश की पतन का यहाँ से स्टार्ट होती है। तुगलक वंश के पतन का बीज यहाँ से बोया जाता है, क्योंकि देखिए सेना दुर्बल, मैंने कहा था सेना अगर दुर्बल हो जाती है तो सब चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो जाती है, आर्मी आपकी काफ़ी मजबूत हो जाए। उसने अमीरों और उलेमाओं के हाथ में देकर ये गलती कर दी। और फिर दूसरी बात, भ्रष्टाचार फैल गया। इसके बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया। इसके बारे में एक और पॉइंट बोला जाता है कि जो इनके युद्ध मंत्री थे, उनके पास टोटल इनकम पूरे राज्य की 2 साल की जितनी इनकम होगी उतनी
इनकम इनके युद्ध मंत्री के पास उसकी उतनी संपत्ति थी। अब सोच लिए किसी स्टेट की कितनी इनकम होगी, यदि किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति आ जाए तो किस स्तर पर भ्रष्टाचार पहुंचा है। तो सेना में जितने भी संशोधन किए, सभी संशोधन कुल मिला के निगेटिविटी ही कोई प्रदर्शित किया, कोई पॉजिटिव इफेक्ट इस पर नहीं देखने को मिला, क्योंकि सेना दुर्बल हो गई और इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया कि भ्रष्टाचार फैलता चला गया। जागीरदारी पर और इतिहास प्रथा के करने के कारण भ्रष्टाचार फैल गया और कुल मिला के सेना दुर्बल हुई और तुगलक वंश की पतन की नींव यहीं से पड़ती है। तो इस प्रकार धार्मिक पॉलिसी में हम लोगों ने देखा कि हिंदुओं का कहा जाए हिंदुओं का पतन और उलेमाओं का हस्तक्षेप बढ़ता है, और उसी को कोलेट करते हुए सैन्य गतिविधियों में हम लोग देखते हैं कि उलेमाओं का हस्तक्षेप बढ़ने के कारण जो पुरानी प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह जो बंद कर चुके थे उनको फिर से रिस्टार्ट किया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है, सेना दुर्बल हो जाती है, सैन्य संगठन दुर्बल हो जाता है और भ्रष्टाचार फैलने के कारण सभी चीज़ें अस्त व्यस्त फिर से होना शुरू होती हैं, और जिसके कारण इतिहासकार लिखते हैं यहीं से तुगलक वंश के पतन का नींव पड़ती है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिरोज शाह तुगलक के जो विद्रोह हुए हैं उसके टाइम में, उन पर चर्चा करेंगे, और जिसके सैन्य अभियान है उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा आगे करते हुए ये तुगलक वंश के अंत की तरफ चलेंगे। कुछ खास पोर्शन नहीं बचा है। अब फिरोज शाह तुगलक के पास कोई भी शासन इतना नहीं आता, हम लोग परवर्ती शासकों में बस एक समरी टाइप में थोड़ा सा हाईलाइटली देख लेंगे किसके बारे में क्या कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसके में कुछ खास नहीं है। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को समाप्त करते हैं, कोशिश करूंगा। हो सकता है अभी 1 या 2 वीडियो बचे, क्योंकि तुगलक वंश के समाप्ति के कारणों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए क्वेश्चन क्या है, जर्मी क्लीन क्या चीज़ है, क्या करंट रिलेटेड है, वोकैबुलरी मैंने वह वर्ड यूज किया जर्मी क्लीन और आर्किड का फुल फॉर्म बताइए, किस रिलेटेड है हो सकता है बताइए, और जर्मी क्लीन क्या है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए